और जितनी सारी एनोमोलीज है, जितने सारे जो इंप्लीकेशंस है, वो हमारे और आपके लाइफ में जो सेपरेट सेट ऑफ क्लास, सेपरेट सेट ऑफ सिटीजन्स क्रिएट किया गया कि इनके पास इतना ही अधिकार है, इनके पास ज्यादा अधिकार है, यह आर्टिकल 35A की वजह से हुआ। और इस आर्टिकल 35A की वजह से जो ये मेरे हिसाब से दिस वाज ए वर्चुअल फ्रॉड वाज कमिटेड ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज भी ऐसी स्थिति है कि इस विषय को आज भी चैलेंज किया जाएगा और करना चाहिए, इस विषय पर बात होनी चाहिए कि कैसे भारत के संविधान का संशोधन 368 के रूट के बजाय किसी और रूट से हो सकता है। जब यह अधिकार उनको दे दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो उन्होंने सेक्शन 6 में परमानेंट रेसिडेंट की व्याख्या कर दी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्होंने एक ऐसा कंडीशन जोड़ दिया जिससे भारत का जो जम्मू कश्मीर का पीआरसी नहीं है, वो कभी भी भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट होल्ड नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मई 1954 में आप परमानेंट रेसिडेंट हो, एक ये कंडीशन था। दूसरा कि अगर आप उससे 10 साल पहले 1944 में आप माइग्रेट किए हो, 1944 मतलब 1954 में या तो अपना परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट दिखाइए, या 1944 में आपने कोई जमीन जम्मू एंड कश्मीर में खरीदी हो। अब बताइए, जब देश का बंटवारा 47 में हुआ, लोग एक दूसरे स्टेट में भागे, जब कत्लेआम शुरू हुआ तो पाकिस्तान से बहुत लोग, वेस्ट पाकिस्तान जो आज फुल पाकिस्तान है, वहां से बहुत सारे लोग आकर के जम्मू कश्मीर में सेटल्ड हो गए। अब उनके पास 44 का इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे वो? तो उन्होंने एक ऐसा एनोमली क्रिएट किया कि कोई भी आदमी जो वेस्ट पाकिस्तान या अभी जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान है, वहां से अगर आकर के जम्मू कश्मीर में सेटल्ड हो गया है, लेकिन वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से नहीं है, तो उनको पीआरसी कभी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने संविधान में सेक्शन 6 में उन्होंने ये कंडीशन डाल दिया कि या तो आप मई 54 में दिखाइए कि यू आर ए पीआरसी, और यू गिव अ प्रूफ कि 1944, ये दंगे तो शुरू हुए 46-47 में, 47 में शुरू हुए जब हुआ कि देश बट रहा है, तो लोग उसके बाद भाग करके आए। तो उन्होंने कहा कि आप 44 का एक सर्टिफिकेट दिखा दीजिए कि आप जम्मू कश्मीर में आपके पास कोई जमीन थी। 54 370 में ऐसा कुछ नहीं था। 54 में एक ऑर्डर पास हुआ। 54 ऑर्डर के तहत उन्होंने एक अपने संविधान में सेक्शन 6 को ला करके उन्होंने इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट किया, जिससे कि जो भारत और के दूसरे जगह के लोगों और जम्मू कश्मीर के नागरिकों में जो दूसरे स्टेट में होता है कि लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, लोग आते हैं, जाते हैं, बसते हैं, ये नहीं हो पाए। और जिसकी वजह से आज भी हम जो भी प्रॉब्लम्स है कि अगर आज आप देखें कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की भी डेमोग्राफी बदल जाती है 50 साल में, लेकिन जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली की डेमोग्राफी नहीं बदली। बाद में जो थोड़े बहुत लोग बचे थे, बाद में 89 में अनदर एक्सोडस, क्या जो कंप्लीट एक डिफरेंट डेमोग्राफी आज जम्मू कश्मीर में हमको देखने के लिए मिलती है। तो जो सबसे बड़ा इंप्लीकेशन था जम्मू कश्मीर में, जो हम आर्टिकल 370 के इंप्लीकेशन की बात करते हैं, उसमें यह था कि जो भी रिफ्यूजी आए, जो वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी आकर के सेटल कर गए, जिसकी संख्या करीब 2.5 लाख है आज के डेट में, वो 60 साल से 65 साल से जम्मू कश्मीर में रहते हैं, लेकिन उनको पीआरसी नहीं है। वो लोकसभा में वोट डालते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री, 2 वेस्ट पाकिस्तानी से जो आए हुए रिफ्यूजी है भारत के प्रधानमंत्री बने, लालकृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री और इंद्र कुमार गुजराल जी, मनमोहन सिंह जी, लेकिन वो वहां पर पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकारी नहीं है। वो वहां लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, विधानसभा में वोट नहीं डाल सकते। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज की परिस्थिति में जहां इतने ह्यूमन राइट्स की बात है कि 65 साल से एक व्यक्ति वहां रह रहा है, लेकिन वो वहां पर अपना जो बेसिक राइट है वोटिंग का, पंचायत में इलेक्शन लड़ने का, उनके पास नहीं है। उनके बच्चे वहां की सरकारी नौकरी, स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी वो नहीं कर सकते। 3 जनरेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज भी वो वहां की सरकारी नौकरी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं उनको मिलती। इसके बाद जो मेजर है कि उनके बच्चे अगर पढ़ना चाहें इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में, तो उनको एडमिशन नहीं मिलता। और ये जो 2.5 लाख लोग थे ना, ये उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मोस्टली
निचले जो मतलब जो स्टेटा के लोग थे उनके एजुकेशन नहीं थी, गरीबी नहीं थी। 70 से ऊपर तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या हो रहा है। उनको लगा देश बटा है, जो लोग जहां गए हैं वहां सेटल हुए हैं और हमको भी सारे अधिकार मिल जाएंगे। और जब उनका एजुकेशन का लेवल बढ़ा और जब उनके बच्चे पढ़ना चाहे, तब उनको जाकर के पता चला कि हमारे साथ ये बहुत बड़ा नाइंसाफी हुई। और आज के डेट में भी आज की जो सरकार है, वो भी जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, वो आज भी इस विषय को सौहार्दपूर्ण से हल नहीं करना चाहती। भारत के दो गृह मंत्री ने उनको लिखा कि अरे ये 2.5 लाख लोगों के साथ आप क्या कर रहे हैं। मैंने उन लेटरों को देखा कि जिसमें उन्होंने लिखा कि आप इनके बारे में कुछ करिए और इनको पीआरसी दीजिए, लेकिन वो हर बार टाल मटोल करके अभी तक पीआरसी उनको नहीं मिला। तो अगर मेरे हिसाब से जो इंडिया का वर्स्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के साथ हुआ है। और वो 370 की आड़ में जो आर्टिकल 35A का फ्रॉड हुआ, इस वजह से वो 2.5 लाख लोग आज भी अपने घर में ही रहते हुए, भारत में रहते हुए, भारत के संपूर्ण नागरिक नहीं है। भारत के संपूर्ण नागरिक है, लेकिन जम्मू कश्मीर के संपूर्ण नागरिक नहीं है। तो इंप्लीकेशंस का जो सबसे बड़ा विषय जो मुझे लगता है वो ये है। इसके बाद अगर आप देखें कि आर्टिकल 35A के बावजूद जो और सारी जो चीजें हैं कि आज 370 से क्या क्या हुआ, मतलब आखिरकार अगर आप देखें कि ये तो हुआ कि जो लोग बाहर से गए और जम्मू कश्मीर में सेटल्ड हो गए, उनके साथ प्रॉब्लम है। जो जम्मू कश्मीर के लोग रह रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के पीआरसी हैं, उनको क्या फायदा हो गया या क्या नुकसान हुआ, इस पे डिबेट की बात चल रही है, जिससे ये पता चले जो वहां के भी प्रबुद्ध लोग हैं उनको समझ में आए कि क्या 370 हमारे लिए बून है, वरदान है या अभिशाप है, वेदर इट इज ए बून और ए कर्स। तो इसके लिए एक ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा किसी के लिए भी, कि कोई भी चीज को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो कि क्या फायदे और नुकसान है। पूरे देश में आज बातचीत चल रही है कि वुमेन राइट्स, जो वीकर सेक्शंस की राइट्स हैं, SC ST राइट्स, ओबीसी के लिए जो राइट्स हैं, क्योंकि देश मूवमेंट जब आगे बढ़ा तो मंडल कमीशन आया, लोगों को रिजर्वेशन मिला, लोग आगे बढ़ते गए। ये क्यों बना? क्योंकि जो नीचे स्टेटा के लोग हैं वो ऊपर आए और बराबरी समानता का एक आभास हो और सभी लोग ग्रो करें, इसीलिए सारी चीजें हुई। लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। देश में बड़े बड़े रीजनल छत्रप हैं जो कहते हैं ओबीसी का रिजर्वेशन कम नहीं होना चाहिए। हर स्टेट में 1-2 लीडर हैं जो कहते हैं ओबीसी के रिजर्वेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब हम किसी को अपने रिजर्वेशन से काट के नहीं देंगे। लेकिन ये लोग जो जम्मू कश्मीर के ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, जो आज भी वहां पर ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है, इसके बारे में बात नहीं करते। और इसके बारे में बात करने की जरूरत है कि जो हमारे ओबीसी भाई जम्मू कश्मीर में है, उनको तो मिलना चाहिए ना रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये मिलेगा तो बहुत सारे दूसरे लोगों को फायदा होगा और उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स डिस्टर्ब होगा। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ये नहीं करती। शेड्यूल ट्राइब का अभी भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन वहां नहीं है। पूरे देश में आपके गुजरात में भी कुछ सीटें रिजर्व होगी शेड्यूल ट्राइब के लिए, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब कहीं भी, जबकि बहुत सारे कोर्ट्स के जजमेंट है कि जितनी उनकी आबादी है उस हिसाब से आप उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। जो सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान में कि आपके साथ अगर कुछ अन्याय हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अवेलेबल नहीं है। अब यह फायदा है कि नुकसान है, मुझे समझ में नहीं आता। इवन जम्मू कश्मीर के लोगों को भी आर्टिकल 32 में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आज आपके साथ कोई घटना होती है और आपको लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है और भारत की जो राज्य की सरकार है वो सुनने को तैयार नहीं है, राज्य की जो हाई कोर्ट है वो सुनने को तैयार नहीं है, तो आप डायरेक्टली एक लेटर से, एक रिप्रेजेंटेशन से आप आर्टिकल 32 का पिटीशन आप सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। लेकिन यह अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों के पास नहीं है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों में कुछ लोग जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं, जो 370 का समर्थन करते हैं, उनको अगर छोड़ दीजिए तो जितने लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक विषय है। उनको तो उनके राइट्स को कटेल किया गया है। इस वजह से वहां जेंडर इक्वलिटी का भी आप देख लीजिए कि कोई भी कानून जो हम और आप, जो भारत एक्चुअली लेजिस्लेशन जो होता है वो डेवलपमेंट के साथ बढ़ता जाता है। तो जो भी लेजिस्लेशन हमारे यहां होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया तो देश में कहा कि एक क्रांति हो गई। 2004 में, 2004 से पहले 2004 में पास हुआ। 2004 में पूरे देश में इस पर हुआ कि अब हम अकाउंटेबल बना सकते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन ये एक्ट वहां लागू नहीं करते, क्योंकि जो लोग वहां पावर में हैं,
वो नहीं चाहते कि आरटीआई आएगा तो हमसे सवाल पूछा जाएगा कि 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ किधर से हुआ बताओ। तो जो वहां के जो क्लास हैं, जो रूलिंग क्लास है, वो आरटीआई लाने नहीं देते। वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को कहते हैं कि यहां पर लागू मत करो। फिर वहां के जो अफसर हैं उनको प्रॉब्लम होगी। तो जो वहां एक ग्रुप बना हुआ है, जो इसका इंप्लीकेशन अगर आप मुझसे पूछिए तो एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन पहला इंप्लीकेशन है। दूसरा इंप्लीकेशन है कि जेंडर इनइक्वलिटी क्रिएट करके रखो। तीसरा, जो भी नीचे तबके के लोग हैं उनके राइट्स को नहीं लेने देना है, इसके लिए इस्तेमाल करो। चौथा, हमारी जो चोरी है, हमारी करप्शन है, उसको उजागर मत होने दो। आरटीआई में हमसे सवाल मत पूछो। ये आर्टिकल 370 के इंप्लीकेशंस है। मेन इंप्लीकेशंस यही सब है। अब पूरे देश में हुआ कि गवर्नेंस को जो है वो गांव तक ले जाना है। आप सबको पता होगा कि 73rd 74th अमेंडमेंट हुआ पंचायती राज के लिए, कि जो डेवलपमेंट है, जब तक जैसे पहले आंदोलन हो लैंड टू टिलर की बात हुई तो हुआ कि जो गवर्नेंस एक्ट चौपाल, लेकिन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। तो आप डेवलपमेंट, अगर पूरा देश आगे बढ़ रहा है, जो आजकल अगर आप मीडिया में आर्टिकल्स पढ़ते होंगे कि भारत और पाकिस्तान एक समय में आजाद हुआ, भारत मार्स पे जा रहा है, एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है, यान वो टेररिस्ट एक्सपोर्ट करने की बात है। सेम जम्मू कश्मीर के साथ भी कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए एक लेजिस्लेशन में जो डेवलपमेंट है उसका भी एक रोल रहा है। लेकिन वहां कहते हैं कि जो चीज जिससे कि डेवलपमेंट होगा, जिससे अकाउंटेबिलिटी आएगी, वो हम अपने यहां नहीं होने देंगे। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट हर स्टेट में ये कड़ाई से लागू होता है, क्योंकि अर्बन लैंड जो है दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि अगर वहां बिल्डिंग बनेगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो दाम कम होंगे और लोगों को, गरीब लोग भी खरीद सकते हैं। लेकिन अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट वहां लागू नहीं हुआ। रूरल लैंड सीलिंग एक्ट 47 में लागू कर दिया, क्योंकि उसके पीछे कुछ और राजनीति है, लेकिन वो मेरे विषय से अलग है कि रूरल हम कर देते हैं। हम तो बहुत बड़े मार्क्सिस्ट हैं जो उस समय के लीडर थे, लेकिन चूंकि उनका इंटरेस्ट, और जो 6 परिवार हैं जो वहां रूल करते हैं, उन सबके जमींदारी उनकी अर्बन में है, तो उन्होंने रूरल लैंड सीलिंग एक्ट लागू किया 47-48 में, और अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट 2014 में भी नहीं है। और ये सब आर्टिकल 370 के आड़ में है। तो इंप्लीकेशंस की जब मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि उसकी कुछ, जो मैंने बहुत कोशिश की मैं जानूं कि आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर के जो पीआरसी हैं उनको क्या फायदा है। एक्चुअली मैं नहीं देख पा रहा हूं, एक्सेप्ट जो मैंने अभी आपको गिनवाया कि अगर मैं वहां बड़ा अधिकारी हूं, मैं मिनिस्टर हूं, तो मैं जो चोरी करूंगा वो मुझे आप पकड़ नहीं सकते, मुझसे अकाउंटेबिलिटी पूछ नहीं सकते। लेकिन और किसी आम आदमी को क्या फायदा है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जो इंप्लीकेशंस मैंने आपको बताया, उस इंप्लीकेशंस में अगर आप देखें, जो भी प्रोग्रेसिव लॉज हैं वो इंप्लीमेंटेशन वो रोक रहे हैं। क्योंकि अगर प्रोग्रेस होगा, जब महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलेगा, तो वो जो पुरुष हैं वो उनको दबाने में अक्षम साबित हो जाएंगे। तो वो कहते नहीं, इनको बराबर का अधिकार नहीं देना, सो दैट कि जितने भी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है उनको रोकने का काम करते हैं। उनका सिविल लिबर्टीज बिल्कुल नहीं है। वहां अगर लोकपाल बनता है तो लोकपाल बिल लागू नहीं हुआ। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जुरिस्डिक्शन नहीं है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का जुरिस्डिक्शन नहीं है। मतलब ये सारी चीजें जो हमारे यहां डेवलपमेंट के समय में बनती गई, जिससे कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और उनके राइट्स को जो हनन करते हैं उनको कैच किया जाए, ये सब जम्मू कश्मीर में अवेलेबल नहीं है। और वो बना लेते हैं, वो क्या करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया तो एक वैसा ही एक कानून बना लेंगे जिसमें बहुत सारे लूप होल्स रहेंगे। तो कई बार बोलेंगे कि नहीं हमने अपना बनाया है, लेकिन उसमें वो टीथ नहीं है। प्रेसिडेंट रूल जब इंपोज होता है तो वहां इमरजेंसी प्रोविजन है। इधर बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो उसमें नहीं, हमारे अभी भी भारतीय संविधान के वहां लागू नहीं होता। और जो डीलिमिटेशन एक्ट हुआ 2002, ये जो इंप्लीकेशंस में है कि जम्मू और लद्दाख के साथ जो भेदभाव है, कि अभी भटनागर जी ने बताया कि सीट्स में, मतलब ज्यादा आबादी, ज्यादा एरिया जम्मू का है, लद्दाख का है, लेकिन सीट उन्होंने 46 अपने पास रख ली कि कभी भी सरकार बने तो जम्मू कश्मीर के हिसाब से बने। और 2002 में जो डीलिमिटेशन हुआ वो आज भी वहां लागू नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज एप्लीकेबल नहीं है वहां। तो अगर आप देखें कि 370 में, मैं जो अपने संबोधन को खत्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि 370 से
कोई स्पेशल राइट क्रिएट नहीं हुआ, ये इंटरिम प्रोविजन था। और इसके आड़ में 35A, कैपिटल ए, स्मॉल ए लिखेंगे तो आएगा भी नहीं, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किताब में आपको 35 के बाद 35A नहीं मिलेगा। और एक बात मैं बताना भूल गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें इनको जोड़ा गया, मतलब एक ऐसा आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स के हनन के लिए मतलब इस्तेमाल किया गया, उसको फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में जोड़ दिया इन्होंने, बिना भारत के संविधान से सहमति लेते हुए। तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन इन्होंने किया। और इनका जो इंप्लीकेशंस है वो केवल एंटी पीपल, एंटी वुमेन, एंटी पुअर पीपल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इसका जो बेनिफिट है, सो कॉल्ड बेनिफिट, मुझे तो दिखता नहीं है, वो यही है कि मैं जो भी गलत काम करूं इसमें कोई आदमी मुझे पकड़ नहीं पाए। और इसीलिए आर्टिकल 370 को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है वहां कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों के साथ। ये कहते हुए मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूं। इस जवाब सवाल के लिए 15 मिनट रखे गए हैं, तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रश्न सीधा सीधा पूछें और ताकि उसका उत्तर उतनी आसानी से दिया जा सके, उतने समय में दिया जा सके। जहां तक जनमत की बात आप कर रहे हैं, ये विलय का कोई कंडीशन कहीं भी जनमत के लिए नहीं था। जब ये बात यूएनओ में गई तो ये बात हुई और उसके बहुत सारे कंडीशन थे कि पहले भारत सरकार को नहीं कहा गया कि आप हट जाइए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरकार सेना वापस लेके जाए और उसके बाद मिनिमम जो भारत सरकार की सेना है वो वहां रहेगी, और अगर पाकिस्तान पूरा जमीन जो उसने कैप्चर किया वो खाली करके जाए तो हम जनमत संग्रह की बात होगी। लेकिन ये बातें खत्म हो चुकी है, अब इस विषय का कोई लेना देना नहीं है जम्मू कश्मीर के, क्योंकि आज के डेट में जो यूएनओ है वहां कोई भी विषय पेंडिंग नहीं है। ये विषय अभी ये विषय है ही नहीं। और उस समय इसलिए कहा गया था कि हम लोग गए यूएनओ में, तो यूएनओ में कहा कि अगर आपको इस विषय पर बात करनी है तो पहले पाकिस्तान अपनी पूरी सेना जो है वो बॉर्डर पे ले जाए, जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के बाहर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसके बाद उसका अब कोई विषय है नहीं, जनमत संग्रह की कोई बात। जयेश जी 1954 पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी होगा और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जीतेंगे भी, और चैलेंज हो रहा है, नहीं हो, सॉरी। प्रश्न ये है जयेश जी का कि 1954 का ऑर्डर अगर फ्रॉड है तो क्यों नहीं इसको चैलेंज किया जाए, और क्या सुप्रीम कोर्ट इसे बर्खास्त कर सकता है? बिल्कुल करेगी, और ये प्रोसेस ऑलरेडी ऑन है, पिटिशंस फाइल हुए हैं और भी पिटिशंस फाइल होंगे, और वो फ्रॉड ही है और वो अलग होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अगर डिलिमिटेशन एक्ट जब लागू होता है तो जो आबादी के हिसाब से डिलिमिटेशन में मतलब विधानसभा का फिर से नंबर्स और उनके एरियाज के बारे में बात होती है, तो वहां नहीं हुआ। जब भी डिलिमिटेशन होगा तो जैसे आज जम्मू की आबादी बढ़ गई है तो जम्मू में जो कम सीट है हो सकता है कि जम्मू में ज्यादा सीट हो जाए, लद्दाख में ज्यादा सीट हो जाए, तो वो तो आबादी के हिसाब से होता है। ये सवाल संजय जोशी जी ने किया था कि डिलिमिटेशन होने से क्या फर्क पड़ेगा। डिलिमिटेशन होने से यही फर्क पड़ेगा कि अगर आबादी बढ़ गई तो आबादी के हिसाब से होगा, और जो जम्मू रीजन के साथ जो अन्याय है कि अब जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार अगर इसको जब तक अपने यहां लागू नहीं करेगी, ऐसा है कि नहीं, सीमांकन की 2002 में कानून बन चुका है, जो डिलिमिटेशन एक्ट संसद में तो कानून बन चुका है 2002 में, इसका इंप्लीमेंटेशन वहां अच्छा नहीं, तो ये तो पूरे मतलब जो संविधान में दिया हुआ है कि कैसे लॉ को हम ले जाएंगे जम्मू कश्मीर में, ये उसके तहत आता है। तो मेरे हिसाब से जब तक जम्मू कश्मीर सरकार इसको नहीं इंप्लीमेंट करेगी तब तक अभी तो नहीं हो सकता। देखिए, जम्मू कश्मीर में संविधान की जो बात है ना, उस समय सभी प्रदेश